हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो हमने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर अब ये 4th वीडियो है और हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में के क्वेश्चंस के माध्यम से इनको कवर कर रहे हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो पदार्थों का दहन होता है मतलब कंबशन होता है, और जो ज्वलन ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है हमारा, पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। सेकंड कथन है हमारा कि ज्वलन ताप वह निमंत्रण ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ मतलब जो ईंधन होता है वो आग को पकड़ लेता है। थर्ड जो कथन है, फास्फोरस का जो दहन होता है वो वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। तो देखिएगा अब इन तीनों कथन के बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक करके कि जो पदार्थ होता है, ये तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। उसमें देखिएगा कि जो कंबशन होता है, कंबशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर पदार्थ जो मैटर है वो ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट और लाइट जो देता है। और जो दहन कंबशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कंबशन की प्रक्रिया संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है कि ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर वह न्यूनतम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी पदार्थ है वो आग पकड़ना मतलब जलना स्टार्ट करता है। जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है कि जो फास्फोरस है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इतना कम है कि वह कमरे के ताप पर भी जो एयर होती है उसमें जल उठता है। ठीक, उसको वहीं पर कमरे के तापमान पर ही आग को पकड़ लेता है। तो इसमें तीनों ही जो कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेफ्टी माचिस होती है उसके निर्माण में क्या कौन कौन से जो रसायन यूज होते हैं उनके बारे में विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन दे रखा है कि इसकी तिल्ली के जो सिरे होते हैं उन पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट लगा होता है। और सेकंड कथन जो दे रखा है कि जो इसकी रगड़ने वाली जो सतह होती है उस पर चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग होता है। तो देखिएगा जो फर्स्ट कथन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो इसकी तिल्ली होती है उसके सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट लगा होता है। ये बिल्कुल करेक्ट कथन है क्योंकि इससे पहले इसके तिल्ली के सिरे पर सफेद फास्फोरस का यूज होता था, मतलब व्हाइट फास्फोरस का यूज होता था, लेकिन वो ज्यादा हानिकारक था इसीलिए उसका यूज जो है वो बंद हो गया है। उसके स्थान पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट का यूज अब होने लगा है। सेकंड कथन देखते हैं कि जो इसकी रगड़ने वाली सतह होती है वो चूर्णित कांच और देखिएगा कि वो सफेद फास्फोरस की नहीं बनी होती। जो रगड़ने वाली सतह होती है वो चूर्णित कांच और रेड फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, इसलिए जो सेकंड कथन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और फर्स्ट कथन है ये सही होगा। कि जो अब देखिएगा जो माचिस की जो तिल्ली होती है उसको अगर हम खुरदरी सतह पर रगड़ेंगे तो जो उस पर जो लाल फास्फोरस लगा होता है वो व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाता है। और जो माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर जो पोटाशियम क्लोरेट होता है उसके साथ वो रिएक्शन करके हीट उत्पन्न कर देता है, जिससे कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है उसका जो कंबशन है वो स्टार्ट हो जाता है और माचिस जल जाती है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें केवल फर्स्ट कथन सत्य है और सेकंड कथन असत्य है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। कि जो भी जहां कहीं पर भी आग लग जाती है तो वहां पर
आग को बुझाने के लिए जो कार्य करता है उसका वो क्या कार्य करता है कि या तो वो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसको रोक देता है, या फिर ईंधन का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है, या फिर वो दोनों ही काम करता है, इसके बारे में बताइएगा। तो जो फर्स्ट कथन है वो क्या है कि आग में जल डालने पर उत्पन्न जो आग में अगर हम जल डालते हैं उसमें जो जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ है उसको घेर लेती है। मतलब जिस भी मैटर में जो आग लगी हुई है उसे बोलते हैं हम ज्वलनशील पदार्थ, और जो उसको घेर लेती है और जो ऑक्सीजन होती है उसकी आपूर्ति बंद हो जाती है, इसीलिए वो आग बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है। सेकंड कथन क्या है हमारा कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। तो देखिएगा इन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो कथन है हमारा वो उसमें क्या है कि जो जल है वो ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। जो जल है वो उसको जिस भी पदार्थ पर गिरता है उसको ठंडा कर देता है, और जो उससे पदार्थ जो ज्वलनशील जो जलवाष्प होता है वो ज्वलनशील पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेता है। जो अगर चारों तरफ से उसको घेर लेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं जाएगी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग का जलना असंभव है, इसीलिए वो आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो कथन फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो सेकंड कथन है उसमें क्या दे रखा है कि जो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो आग बुझाने जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होती है, इसीलिए जब हम जलवाष्प पदार्थ के चारों तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं तो वो उसको ज्वलनशील पदार्थ को कंबल की तरह लपेट लेती है, और जिससे कि ऑक्सीजन है वो वहां पर एंट्री नहीं कर पाती और उसके कारण आग बुझ जाती है। ठीक है, और आग पर नियंत्रण हो जाता है। और इससे जो विद्युत उपकरण वगैरह में जो आग लग जाती है उनको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। ठीक है, और विद्युत उपकरणों को भी जब हम उसको CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाते हैं तो उसमें उपकरणों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई प्रेशर पर लिक्विड के रूप में सिलेंडरों में भरी होती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर लिक्विड के रूप में भरी होती है, और उसको छोड़े जाने पर यह बहुत तेजी से फैलती है। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे कि जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसका भी टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का जो दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, और पोटाशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है, और जो आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि आग बुझा देती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ये भी हमारा करेक्ट कथन है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो मोमबत्ती जलती है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन है इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। सेकंड कथन है इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक होता है। देखिएगा कि जो भी पदार्थ होते हैं वो जो कंबशन होता है उनका, उस टाइम पे जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो मोमबत्ती होती है उसका जो कंबशन होता है, तो जो उस टाइम पे जो ज्वाला के तीन क्षेत्र होते हैं, ज्वाला के तीन क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है ज्योतिहीन क्षेत्र होता है, एक दीप्त क्षेत्र होता है और एक अदीप्त क्षेत्र होता है। मतलब जो मोमबत्ती जलती है उसके तीन क्षेत्र होते हैं, एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र, एक होता है दीप्त क्षेत्र और एक होता है अदीप्त क्षेत्र। तो जो इसका दीप्त क्षेत्र होता है उसमें बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। दीप्त क्षेत्र में होते हैं
बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है कि इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। और जो मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका अदीप्त क्षेत्र बिल्कुल सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। जो मतलब जो अदीप्त क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, तो ये सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये सबसे ये अदीप्त क्षेत्र होता है और सबसे गर्म भी यही होता है। ठीक है, ज्योतिहीन क्षेत्र कौन सा होता है, तो नीचे वाला ज्योतिहीन क्षेत्र होता है और बीच वाला दीप्त क्षेत्र होता है। ठीक है, और जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अदीप्त क्षेत्र होता है, ये नीले रंग का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मोमबत्ती होती है उसके अंदर ऊपर वाला भाग क्या होता है, अदीप्त क्षेत्र होता है, नीचे वाला दीप्त होता है और बीच में कौन सा पार्ट होता है, ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। जो ऊपर वाला होता है ये नीले कलर का होता है और ये सबसे अधिक गर्म होता है, और जो दीप्त क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या होता है, बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है हमारा, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कि जो फ्यूल जलता है, फ्यूल का जो कंबशन होता है उसमें हाफ कंबशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो विषैली होती है। बताइएगा या ये करेक्ट है। सेकंड कथन है हमारा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कि जो अगर एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी। और जो थर्ड कथन है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा में घुलकर एसिड रेन उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, तो ये बताइएगा। देखिएगा इसमें जो फर्स्ट कथन है वो उसके में क्या दे रखा है कि जो ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन का जो हाफ कंबशन होता है उससे विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, हाफ कंबशन होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और ये जो है ये बहुत ही ज्यादा विषैली गैस होती है। ठीक है, तो ये इसमें फर्स्ट जो कथन है ये बिल्कुल गलत होगा। चलिएगा सेकंड कथन देखते हैं कि जो वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा वो ज्यादा हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी। ये बिल्कुल सही है कि जो अधिकांश जो ईंधन होते हैं उनके कंबशन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा निकलती है और जिसकी अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है। तो सेकंड कथन है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। और जो देखिएगा कि जो कोयला होता है और डीजल होता है उसके जो कंबशन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जो मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो दम गोटू होती है। और ठीक है, और इसके जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। तो ऐसी ही जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। जो एसिड रेन होती है वो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक, मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, तो जो ये एसिड रेन होती है इन्हें इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, एसिड रेन को कहते हैं। तो थर्ड कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा जल में घुलकर वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिएगा कि जो मोटर वाहन जो व्हीकल होते हैं उनमें जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसके उपयोग से जो उसका जब हम यूज करते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यूज कम होता है। ठीक है, का उत्पादन बहुत ही कम होता है, इसीलिए प्रदूषण बहुत ही कम फैलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आदर्श ईंधन
आइडियल फ्यूल के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन को बताना है। कथन फर्स्ट है, यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। सेकंड कथन है, यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो। सी ऑप्शन है, यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। डी ऑप्शन है, इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अधिक होता है। ज्वलन ताप मतलब इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, जहां पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है जिस टेम्परेचर पर, उस न्यूनतम टेम्परेचर को क्या कहते हैं? हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो देखिएगा कि जो आदर्श आइडियल ईंधन होता है वो सस्ता भी होता है, ठीक है, सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है और वहन योग्य भी होता है। लेकिन जो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो आइडियल ईंधन होता है वो ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो, इसीलिए हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, सस्ता भी होता है और हम इसको वहन भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका ज्यादा यूज भी करेंगे और पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। तो उसके बाद सी ऑप्शन क्या है कि यह आसानी से जलने वाला भी होता है और जो इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो भी ज्यादा होता है। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें कि जो इसका ऊष्मीय मान होता है और जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो अत्यधिक होता है। लेकिन इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो तो अधिक होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो निम्न होता है, मतलब वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये जो डी कथन है ये बिल्कुल गलत है आइडियल ईंधन के बारे में। बाकी फर्स्ट ए, बी और सी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन उन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है, पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन है, भौम जल स्तर के नीचे चला जाता है। सी है, मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं। डी ऑप्शन है, मृदा की जल धारण क्षमता घटती है। तो देखिएगा कि जो वनोन्मूलन होता है, मतलब वनोन्मूलन मतलब पेड़ों को काटना जो होता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जो कमी आ जाती है, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ जाएगी वो पृथ्वी पर जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है और ये उसको बाहर नहीं जाने देती, मतलब वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती और उसको वायुमंडल के अंदर ही रखती है। ऊष्मीय उन गर्म तरंगों को उसके अंदर पृथ्वी के अंदर ही रखती है, वायुमंडल के अंदर रखती है, जिससे कि जो पृथ्वी है उसका ताप जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तापमान के स्तर में वृद्धि होती है। तो ए कथन है ये बिल्कुल सही है। बी कथन क्या है कि भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, तो बिल्कुल वनोन्मूलन से जल स्तर भी घट जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन है कि मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं। तो जो मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का जो मुख्य कारण होता है वो वनोन्मूलन ही होता है। इसमें जो मृदा का कटाव होता है, मृदा का जो कटाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। तो जो अपरदन होता है उसमें क्या, ह्यूमस में कमी आती है, ह्यूमिडिटी में कमी आती है और उर्वरता भी घटती है। तो इसीलिए जो अपरदन होता है वो मरुस्थलीकरण का भी कारण बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो मृदा के गुणों में भी प्रभाव, जो मृदा के जो गुण होते हैं वो भी इससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये इसमें सही नहीं है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है कि जो मृदा की जो अगर वो मृदा है वो ह्यूमस में कमी आ जाएगी और उसकी उर्वरता भी घट जाएगी, तो उसकी जो जल धारण की क्षमता है वो भी घट जाएगी। और जो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है और सतह होती है जो उस जल से नीचे, और उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और बाढ़ की समस्या अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वनोन्मूलन से जो प्रभाव होते हैं उनमें मृदा के जो गुण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात फ्लोरा और प्राणी जात फौना कहलाते हैं। सेकंड कथन है, पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से एक्सक्लूसिवली पाई जाती है उसे उस क्षेत्र की विशेष जाति मतलब स्थानिक जाति मतलब एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। तो बताइएगा, चलिएगा इन दोनों कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों कथनों के बारे में चर्चा करेंगे
चाहिए। तो देखिएगा कि जो किसी भी विशेष क्षेत्र में जो सभी पौधे और जो जंतु पाए जाते हैं उनको हम वनस्पति जाति कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको तो हम वनस्पति जात कहते हैं, और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राणी जात मतलब फौना कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं कि जो पौधे और जंतुओं की जो ऐसी प्रजाति जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो उसके हम क्या उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं। और इसको ये किसी अन्य क्षेत्र में मतलब नेचुरली नहीं पाई जाती। जो स्थानिक एक्सक्लूसिवली रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है पौधे और जंतुओं की प्रजाति, वह मतलब प्राकृतिक रूप से किसी और जगह पर नहीं पाई जाती, इसलिए उस क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, हम स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। तो सेकंड कथन भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। फर्स्ट कथन है अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना तथा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, पूर्णतः मनाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं। सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और थर्ड क्या है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। तो देखिएगा कि जो अभ्यारण्य होता है, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। जो ये तीनों कथन हैं इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। जो अभ्यारण्य होता है वो क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां भी प्राणियों और जंतुओं को मारना और उनका शिकार करना और उनको पकड़ना जो होता है वो पूर्णतः निषिद्ध होता है, उसके लिए सजा हो सकती है। ठीक है, और जो अभ्यारण्य होता है देखिएगा जो जंतु होते हैं एवं उनके आवास जो होते हैं, जंतु एवं उनके आवास होते हैं वो किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब वहां पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। और जो यहाँ के स्थानिक लोग होते हैं और कुछ मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उनकी यहाँ पर अनुमति होती है। और जो ये विशेषता मतलब जो क्या होती है कि जो स्थानीय लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की जो अनुमति होती है, यही जो विशेषता होती है ये इसको राष्ट्रीय उद्यान से अभ्यारण्य को अलग करती है। ठीक है, जो फिर उसके बाद देखते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो क्या होता है, वन्य जीवन के विकास के लिए जो आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बफर जोन और कोर जोन में किसी भी तरह के मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से मतलब जो अभ्यारण्य था वहां पर तो कुछ एक मतलब मानवीय क्रियाकलाप थे उनको अनुमति थी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान ऐसे होते हैं कि यहाँ पर किसी भी मानवीय क्रियाकलाप को अनुमति नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर जो वन्य जीव होते हैं वह स्वतंत्र रूप से आवास कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो उसके बाद जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है इसमें क्या होता है कि जो वन्य जीवन और पौधे और जंतु संसाधन होते हैं उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक जो ढंग होता है रहने का, जीवन यापन करने का, उसके विशाल संरक्षित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो जैव मंडल ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से हम इनको बनाते हैं। किसको बनाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बनाते हैं। ठीक है, और जो जैव विविधता होती है उसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जो पाए जाने वाले जो सभी पौधे और जंतु होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी विभिन्न प्रजातियों से क्या किसका संबंध होता है, जैव विविधता से संबंध होता है। ठीक है, जो भरतपुर अभ्यारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य है और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पर है ये, निकोबार में है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, इत्यादि जो संरक्षित क्षेत्र हैं ये कुछ संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। ठीक है, और ऐसे संरक्षणों के प्रयास के अंतर्गत ही भारत वन संरक्षण अधिनियम और जो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें तीनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। सेकंड कथन है, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वेरल इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी एंडेमिक स्पेसीज हैं। मतलब एंडेमिक स्पेसीज उनको क्या कहते हैं, फोना है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें जो फर्स्ट कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है, क्योंकि इसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता। इसके अंदर कौन सा आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। और जो बोरी एवं पंचमढ़ी जो 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। बोरी और पंचमढ़ी दोनों आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो कौन सा आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर आता है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है। भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो सर्वोत्तम किस्म की जो सागौन के वृक्ष होते हैं वो मिलते हैं, किस्म की जो टीक है वो मिलती है कहाँ पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। सेकंड कथन पर चर्चा करते हैं। सेकंड कथन क्या है कि जो बिसन होता है या भारतीय विशाल गिलहरी होती है या जो उड़ने वाली गिलहरी होती है, इस क्षेत्र के जो स्थानिक प्राणी होते हैं ये एवं जो साल और जंगली आम के पेड़ होते हैं वो इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पतियां होती हैं। ठीक है, जो साल होती है या फिर जंगली आम के पेड़ होते हैं वो यहाँ पर स्थानिक प्रजाति होती हैं, स्थानिक वनस्पति होती हैं। साल हो गया, सागुन हो गया, आम हो गया, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन जो आदि हैं ये यहाँ के वनस्पति जात हैं। और जो चिंकारा नील गाय हो गया, बार्किंग हिरण हो गया, चीतल हो गया और जंगली कुत्ता, भेड़िया जो यहाँ के प्राणी जात है, मतलब फोना है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये चट्टानों में आवास होता है और उन पर शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फर्स्ट कथन है वो गलत है और जो सेकंड कथन है ये बिल्कुल सही है और जो थर्ड कथन है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्षेत्र से जो चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो रेड कथन फर्स्ट है यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन सेकंड है यह वह पुस्तक है जिसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों बायोस्फीयर रिजर्व का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन थर्ड है यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का थ्रेटन्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से गलत हैं। देखिएगा फर्स्ट कथन पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रेड डाटा बुक होती है वह ऐसी पुस्तक होती है जिनमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधे जंतु और अन्य सभी प्रजातियां होती हैं उनके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें पाई जाती हैं। ठीक है, और जो कुछ संकटग्रस्त जो वन्यजीव होते हैं हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं, और जो संरक्षित क्षेत्रों में बड़े व छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का जो संरक्षण किया जाता है, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके अंदर उनका योगदान को अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसीलिए बड़े जंतुओं की अपेक्षा जो छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना होती है वो ज्यादा होती है। तो इसके अंदर कौन सा कथन बिल्कुल सही है, इसके अंदर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड इसमें गलत है, क्योंकि जो ये इसमें रेड डाटा बुक होती है इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, न कि वहाँ विशेष स्थानिक स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसके अंदर जो अलग अलग जिसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, बता दिया मैंने, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ओनली थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र मतलब इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है सभी पेड़ पौधे, ऑप्शन बी सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, सी ऑप्शन है अजैव घटक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें पर इकोसिस्टम का ये सभी हिस्सा है, उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिएगा जो भी कोई क्षेत्र होता है उसके सभी पौधे भी, प्राणी भी, उसके अंदर जो आवास करते हैं सूक्ष्म जीव भी, अजैव घटकों जैसे कि जलवायु हो गई, भूमि हो गई, नदी डेल्टा हो गए, धूप हो गई, ये संयुक्त रूप से किसी भी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, इसीलिए ये सभी इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपको बहुत ही बढ़िया लगी तो शेयर भी करना मत भूलना, और आपको ये बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, थैंक यू।